हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 का जो हमारा वैश्वीकरण सब्जेक्ट है। इसकी हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हमारी यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट वन हमने कल कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। पहले एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। फर्स्ट यूनिट का आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं, यानी कि बी पार्ट। और इसमें से ये 3 क्वेश्चन ही हैं जो कि पूछे जाते हैं पेपर में। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। ठीक है, अगर आप सही से तैयारी कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे इसकी पीडीएफ डाल देंगे लेक्चर की, ताकि आप वहाँ से पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे। आप वहाँ जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम। तो देखिए, कल की वीडियो में हमने क्या समझा था कि वैश्वीकरण जो है मेनली वो एक आर्थिक संकल्पना है, लेकिन ये एक बहुआयामी धारणा होती है, क्योंकि इसके परिणाम जो होते हैं वो राजनीतिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये इसके सांस्कृतिक प्रभाव भी होते हैं। तो सबसे पहले सांस्कृतिक और संस्कृति क्या है इसको समझ लेते हैं, तभी आप आगे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो संस्कृति शब्द जो है, इससे क्या तात्पर्य होता है, क्या इसका मतलब होता है, इसको समझिए। फिर उसके बाद हम इसके सांस्कृतिक आयाम को समझेंगे, जो कि पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, संस्कृति यानी कि जो हमारा कल्चर होता है वो क्या होता है, जो लोगों का समूह होता है, कोई ग्रुप होता है, ठीक है, या फिर कहीं पे रहने वाले लोग हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में है, उनका एक समूह है। उनका जो जीवन जीने का तरीका है, उसके रूप में संस्कृति को हमेशा से परिभाषित किया जाता है। यानी कि किसी समूह का जो लाइफस्टाइल है, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो दृष्टिकोण है, उनके जो विश्वास हैं, दृष्टिकोण, उनका प्रतीक, या लोगों के साथ उनका व्यवहार, उनका सोचने का तरीका, उनका खान पान, पहनावा, रहन सहन, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम संस्कृति कहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें संस्कृति को एक ऐसी वस्तु के रूप में देखने की आवश्यकता है जो स्थिर नहीं है। याद रखिए, जो कल्चर होता है वो फिक्स नहीं होता, स्थिर नहीं होता, उसमें समय के साथ बदलाव आते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जो कल्चर होता है, जो संस्कृति होती है, उसमें समय के साथ बदलाव आते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। दो पड़ोसी, ठीक है, एक मान लो एक साउथ इंडिया का रहने वाला है और एक पड़ोसी जो है नॉर्थ इंडिया का रहने वाला है। ठीक है, अलग अलग जगह के लोग हैं, लेकिन किसी जॉब के सिलसिले में इनको एक साथ रहना पड़ रहा है। तो इनकी जो संस्कृति होगी, उनका जो तौर तरीके होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। ठीक है, लेकिन जब ये साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ चीजें इनको अच्छी लगेगी तो अपनाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, संस्कृति में थोड़ा सा बदलाव आता है। यानी कि संस्कृति जो होती है वो स्थिर नहीं होती, समय के साथ इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि समय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां होती हैं वो बदलती रहती हैं। इसी तरीके से हमारी संस्कृति भी बदलती है। कोई भी संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं रही है। चारों ओर दिखने वाली जो संस्कृतियां होती है, जो कल्चर होते हैं, वो हमारे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्वों के साथ धीरे धीरे बदलते रहते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। आप देखोगे कि जो वेस्टर्न कंट्री है, जो पश्चिमी देश हैं, हम कहीं न कहीं उनकी संस्कृति से प्रभावित होते हैं, तो हम उनकी चीज़ों को अपनाते हैं। यानी कि अब हमारी संस्कृति में बदलाव हुआ ना, तो हमारी भी कुछ चीज़ें उन्हें अच्छी लगती होगी, तो शायद वो भी उसको अपनाते होंगे, तो उनकी संस्कृति में भी कुछ बदलाव होता होगा। ठीक है, तो ये जो बदलाव है, ये चलता रहता है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम जो है, इसमें हम विचारों, मूल्यों और जो साझा संस्कृति है, ठीक है, यहाँ तक कि जो संस्कृतियों में जो साझा उपभोग होता है, उसका आदान प्रदान शामिल है। यानी कि वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक आयाम होता है, इसमें हम क्या देखते हैं कि विभिन्न देशों में विचारों का, मूल्यों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, एक स्तर पर इसे एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी प्रोसेस माना जाता है जिसमें संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है और साझाकरण होता है। जबकि दूसरी ओर अब यहाँ पे एक चीज देखें, क्या होता है कि इसमें संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, नई नई चीजों को अपनाया जाता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, ये तो होता ही है। लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि इसको संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है। देखिए, आप हम पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट वन में भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी संस्कृति है, उससे जो हमारे देश है वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। दुनिया भर के देश जो है वो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और अपनी संस्कृति में अपनी जो पुरानी चीजें हैं, पुराने रीति रिवाज है, उसको छोड़कर पश्चिमी सभ्यता की चीजों को अपना रहे हैं। ठीक है,
तो ऐसे में ये माना जाता है, जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि लोग अपनी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति को त्याग कर नई चीज़ों को अपना रहे हैं, जो कि सही नहीं है। यानी कि कुछ इसको संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं, ठीक है? संस्कृति पर वैश्वीकरण को नए युग के उपनिवेशवाद के रूप में भी देखा जाता है। याद रखिए कि आपको पता है कि जो उपनिवेशवाद है, ठीक है? यानी कि किसी दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेना, उसके चीज़ों को प्रभावित करना आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, यही उपनिवेशवाद का तरीका था। तो वैश्वीकरण को भी हम नए उपनिवेशवाद के रूप में देखते हैं। नए युग का जो उपनिवेशवाद है, इसमें विकसित जो देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, ये केवल बाजार के माध्यम से नहीं बल्कि संस्कृति के माध्यम से विकासशील जो देश होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, उन पे अपना वर्चस्व बनाते हैं। अब हमने ये देखा था कि जो ताकतवर देश होते हैं, ब्रिटेन जैसे, अमेरिका जैसे, ये क्या करते थे, आर्थिक रूप से जो विकासशील देश होते थे, गरीब देश होते थे, उनको प्रभावित करते थे। लेकिन केवल आर्थिक रूप से ही प्रभावित नहीं करते, ये अपनी सांस्कृतिक भी वर्चस्व बनाना चाहते हैं। अगर हम इनकी संस्कृति को से प्रभावित होंगे, इनकी संस्कृति को अपनाएँगे, तो भी कहीं न कहीं हम गुलाम हो जाएँगे, क्योंकि हम इनके तरीके से सोचेंगे, ठीक है? संस्कृति में सोच भी आती है, हमारा सोचने का तरीका भी आता है। अगर हम उन चीज़ों को अपनाएँगे, तो कहीं न कहीं हमारी सोच जो है, वो उनकी तरह हो जाती है। तो इसीलिए इसको खतरे के रूप में भी देखा जाता है, संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है। सांस्कृतिक प्राथमिकताओं, विचारों, मूल्यों और यहाँ तक कि सोचने का तरीका जो है, वो भी पश्चिमी जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ढालकर विकसित और पश्चिमी राष्ट्र, देखिए क्या है इसमें मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी सांस्कृतिक जो प्राथमिकता होती है, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं, उसपे क्या है कि जो पश्चिमी सभ्यता है उनका दबाव बढ़ रहा है। हम उनके तरीके से सोचने लगे। हमारा जो पुराना पहनावा होता था, जो धोती कुर्ता वगैरह गाँव में जो होते थे, हमारे बुजुर्ग जो पहनते थे, अब वो सब छोड़ चुके हैं। अब हम पैंट शर्ट, जीन्स वगैरह पे आ गए हैं। तो कहीं न कहीं हम जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी पहनावा है, उसको हम अपना रहे हैं। उनके तरीके से हम सोच रहे हैं। अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, धीरे-धीरे उनकी चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। ठीक है? तो यही है कि किस प्रकार से जो विकसित देश हैं, वो अपने सांस्कृतिक वर्चस्व से भी विकासशील देशों को प्रभावित कर लेते हैं। तो विद्वान जो होते हैं उनका कहना है कि पश्चिमी मीडिया की जो लोकप्रियता है, खाने की जो पसंद है, संगीत है, उनका जो म्यूज़िक होता है, रॉक म्यूज़िक वगैरह, उनके जो टेलीविज़न चैनल हैं, इन्होंने दुनिया भर में सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में आप देखते हो जैसे वैलेंटाइन डे वगैरह मनाया जाता है, ये सब पश्चिमी सभ्यता का पार्ट है, यहाँ पे नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे भी अब सारी चीज़ें मनाई जाने लगी है, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये सांस्कृतिक चेंजेस हैं, परिवर्तन है। अब बात करेंगे कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाने वाले कारक, कि कौन से ऐसे कारक हैं जो जो सांस्कृतिक वैश्वीकरण को और आसान बना देते हैं, ठीक है, सुविधाजनक बना देते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है मीडिया का, और जो सोशल मीडिया है वो भी। यानी कि आज के समय में जो सूचना का प्रवाह है वो बहुत तेजी से हो रहा है। आज के समय में अब हमें मतलब जैसे कोई यूएसए में बैठा हुआ है, तो हम यहाँ से अपना संदेश, अपना मैसेज 1 क्लिक में उसके पास पहुँचा देंगे। ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए आज दुनिया भर में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे फ़ेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ठीक है? सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया के लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम 1 क्लिक में अपने संदेश को कहीं भी पहुँचा सकते हैं। तो ये सूचनाओं का, विचारों का जो प्रवाह है, वो तेज़ी से हो रहा है आज के समय में। क्यों हो पा रहा है? मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, ठीक है? इन सब कारणों से। तो ये कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि उसको बढ़ावा दे रहा है। एक घटना हुई थी अरब स्प्रिंग, ठीक है? अरब स्प्रिंग पे मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है हमारे दूसरे चैनल पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। तो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, वहाँ देख सकते हैं। देखिए, अरब अरब स्प्रिंग जो है, ये एक आंदोलन था, ठीक है? एक व्यक्ति को जला दिया जाता है, ठीक है? मार दिया जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है एक व्यक्ति। और उसके बाद क्या होती है, उसकी जो वीडियो होती है वो फ़ेसबुक के ज़रिए वायरल हो जाती है, और वहाँ से एक आंदोलन खड़ा हो जाता है, जो कि धीरे-धीरे ट्यूनीशिया से शुरू होके अरब देशों की तरफ चल देता है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के प्रभाव से ही इतनी तेज़ी हो पाया है, ठीक है? आज सोशल मीडिया जो है बहुत कुछ कर सकता है, रातों-रात किसी को वायरल करके स्टार बना देता है, तो रातों-रात किसी को नीचे भी गिरा सकता है, ठीक है? तो सोशल मीडिया आज के समय में बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आईटी क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, और जो उसका नए-नए विकास हो रहे हैं, उससे अब महाद्वीप जो होते हैं, उनके बीच में संचार में जो समय लगता था, वो बहुत ही कम हो गया है। पहले क्या होता था, अपना संदेश पहुँचाने के लिए जो भी तरीके होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। पर इंटरनेट के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के विकास के ज़रिए अब बिल्कुल भी समय नहीं लगता। आसानी से अपने विचारों को, मूल्यों को, सूचनाओं को आसानी से पहुँचाया जा सकता है, ठीक है? पहले क्या होता था, लोग अगर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब क्या है, एरोप्लेन आ गए हैं, हवाई जहाज़, हवाई यात्रा के ज़रिए
आवाजाही जो है हमारी वो भी सुविधाजनक हो गई है। अब क्या है कि परिवहन व्यवस्था इतनी बेहतर हो गई है कि कुछ ही घंटों में एक देश से दूसरे देश में आराम से पहुँचा जा सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी कहीं न कहीं सांस्कृतिक आदान-प्रदान जो है वो बढ़ता है। परिवहन के तेज और कुशल साधनों ने के विकास ने लोगों के लिए आवाजाही के जो पैमाने हैं, उसमें कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि बहुत तेज़ी ला दी है, यानी बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी है। ठीक है? तो ये सभी सोशल मीडिया हो गया या फिर टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब क्या है? ये एक संस्कृति का जो वैश्वीकरण है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण है, इसको सुविधाजनक बनाता है, आसान बनाता है। इसके बाद है ग्लोबल विलेज, इससे क्या अभिप्राय है? तो देखिए दुनिया भर में मीडिया जो है, टेक्नोलॉजी जो है, मीडिया प्रौद्योगिकी के प्रसार के परिणाम स्वरूप क्या है, पूरी दुनिया आज कहीं न कहीं आपस में जुड़ गई है। तो इसी घटना का वर्णन जो है हम ग्लोबल विलेज के रूप में कहते हैं, यानी आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। सोशल मीडिया के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम क्या हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो ग्लोबल विलेज जो शब्द है, इसका अर्थ है दुनिया के सभी हिस्सों से, ठीक है, जुड़ाव, क्योंकि ये कैसे हो पाया है? इंटरनेट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक जो हम संचार है इसके ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए ये सब कुछ आसान हो पाया है। आज यूएसए में कोई घटना घट जाए, तो चंद सेकंडों में टीवी में, टेलीविज़न पे, न्यूज़ पे हम देख सकते हैं। भारत में कोई घटना होती है तो उसको पूरी दुनिया के लोग देख सकते हैं। सोशल मीडिया में 1 क्लिक में इधर-उधर पहुँच जाता है सब कुछ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। इसके बाद है वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगर तकनीक तकनीक का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी से, ठीक है? मान लीजिए टेक्नोलॉजी ना होती, तो क्या वैश्वीकरण इतनी तेज़ी से हो पाता? नहीं हो पाता। या एक देश से दूसरे देश में जाने में जो आज एरोप्लेन की वजह से, हवाई जहाज़ की वजह से बहुत कम समय लगता है, मान लो हवाई जहाज़ नहीं होते या मान लीजिए पानी के भी जहाज़ नहीं होते, तो कितना ज़्यादा समय लगता आप सोचिए। आज हम 1 क्लिक में अपने संदेश को कहीं पे भी पहुँचा सकते हैं, दुनिया के किसी भी जगह पे जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ, या हम कॉलिंग के ज़रिए फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? कितना आसान हो गया। अगर मान लो ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या होता? वे नहीं हो पाता ना सब कुछ अच्छे तरीके से, तो ये तकनीकी आयाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचो कि सब कुछ टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर है, ठीक है? तो प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो वैश्वीकरण के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। टेक्नोलॉजी जो है इससे क्या होता है कि जो माल संसाधन है या कोई चीज़ें हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाने में आसानी है। व्यापार आराम से हो जाता है, लेन-देन आराम से हो जाता है। लोग आसानी से, उनकी आवाजाही हो जाती है, एक देश से दूसरे देश में आराम से जा सकते हैं। जानकारी बहुत आसानी से साझा कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीफ़ोन के थ्रू या अन्य टेक्नोलॉजी के साधन के थ्रू। ये सब बदलाव क्यों आए हैं? ये सब बदलाव इसलिए आए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तकनीकी प्रगति हो गई है, ठीक है? सीमाओं के पार, बॉर्डर के पार प्रौद्योगिकी का जो प्रसार है, वो कहीं न कहीं तकनीकी वैश्वीकरण का की महत्वपूर्ण विशेषता है। टेक्नोलॉजी ने न केवल समाज के आर्थिक पहलुओं को प्रभावित किया है, बल्कि सामाजिक जो संस्थान हैं या जीवन के जो तरीके हैं, ठीक है? लोगों का जो दृष्टिकोण है, सोचने का तरीका है, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। व्यापार की बात करें तो आज व्यापार भी बहुत आसान हो पाया है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। आज हम ऑनलाइन सब कुछ घर पे मँगा सकते हैं, ठीक है? ऑर्डर कर सकते हैं, वो आराम से आ जाता है। तो ये सब कुछ आसान हो पाया है। आप देखते हो कि पहले क्या होता था, पैसे का जो लेन-देन होता था, उसके लिए बैंक के थ्रू करते थे, बैंकिंग सिस्टम होता था, बैंक में जाओ, पर्ची भरो, पैसे जमा करो, फिर किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाओ, पूरा एक टाइम लगता था। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। लेन-देन जो है, आप 1 क्लिक में अपना पैसा किसी के भी अकाउंट में भेज सकते हो। उसके लिए ये भी नहीं, वो दुनिया के दूसरे देश में है तो आप वहाँ पे भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ आसान हो पाया है। क्यों हो पाया है? क्योंकि टेक्नोलॉजी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियाँ हैं, इनका प्रसार हो रहा है, ठीक है? ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को बना रहे हैं और रोज़गार का पैटर्न जो है बदल रहा है, नए-नए तरह के रोज़गार उत्पन्न हो रहे हैं। तो वैश्वीकरण के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि वैश्वीकरण के युग में जो टेक्नोलॉजी है, वो राष्ट्रों के बीच में आर्थिक विकास और कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कारक रही है। बिल्कुल सही है, ठीक है? अब ये जो तकनीकी आयाम है, इनको लेकर कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ये चुनौतियाँ क्या है? इसमें चुनौती ये है कि तकनीकी विभाजन। अब आप जैसे 2 देशों को मैं आपको कंपेयर करता हूँ। एक तरफ आप यूएसए ले लो, अमेरिका जैसा विकसित देश। दूसरी तरफ आप कोई गरीब देश ले लो, ठीक है? भूटान जैसी एक छोटी अर्थव्यवस्था को ले लो। आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा कि टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए बहुत आगे होगा। यहाँ पे जो सुविधाएँ होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। अगर भूटान में देखोगे तो इसके मुकाबले ये बहुत ही कम होगा। तो ये जो डिफरेंस है, यही एक महत्वपूर्ण चुनौती है, ठीक है? तो दुनिया के लगभग हर देश में टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो बड़े पैमाने पे हो रहा है। लेकिन फिर भी राष्ट्रों में, समुदायों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा मतलब तकनीकी विभाजन दिखता है। अभी तो यहाँ पे मैंने 2 देशों को कंपेयर करा है। मैं यहाँ पे 2 देश को भी कंपेयर नहीं करता। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप भारत का ही ले लो। भारत का एक शहर
ठीक है? शहर में मान लो आप दिल्ली को ले लो, ठीक है? दिल्ली। दूसरी तरफ एक गाँव ले लो और उस गाँव में कोई भी गाँव ले लो भारत का, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपको जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है वो क्लियर दिखेगा। शहरों में क्या होगा, अच्छी सड़कें होंगी, सुविधा होंगी, बिजली वगैरह, मॉल, हर तरह की सुविधा आपको मिल जाएँगी, टेक्नोलॉजी आपको दिखेगी। गाँव में आपको वो चीज़ें नहीं दिख पाएँगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो आप विभाजन देख रहे हो, ये गाँव में भी और शहरों में भी दिख जाता है। तो ये जो विभाजन है ये हर जगह मौजूद। गरीब राष्ट्रों और समुदायों के पास अक्सर क्या होता है कि जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है, उनका जो हेल्थ सिस्टम होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है? एजुकेशन के क्षेत्र में भी वो उतने बेहतर नहीं होते हैं। वहाँ पे भी कहीं न कहीं मतलब टेक्नोलॉजी उतने अच्छे से पहुँच नहीं पाई है, तो उनका फ़ायदा नहीं हो पाया है। टेक्नोलॉजी जो है वो दुर्गमता एक प्रमुख पहलू है। सामाजिक और आर्थिक असमानता का भी संकेतक है। अब देखिए टेक्नोलॉजी की दुर्गमता, जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वहाँ पे सब कुछ सही मिलेगा, लेकिन जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें उतनी बेहतर नहीं मिलेंगी। तो कहीं न कहीं ये सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी दिखाता है। ठीक है? इसके बाद आगे देखिए, ये स्लाइड गलती से आ गई है, ये हमने कर ली है, आगे चलते हैं। देखिए कई प्रौद्योगिकी जो है वो प्रमुख रूप से अमीर देशों के नियंत्रण में, जो ताकतवर देश हैं, अमीर देश हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि उनके नियंत्रण में है, जो कि गरीब देशों के पास नहीं है। ठीक है? वे उनका उपयोग जो है वो विकासशील देशों के संसाधनों को निकालने में, उनका दोहन करने के लिए यूज करते हैं और अपना विकास करते हैं। संसाधनों का ऐसा दोहन जो होता है वो अक्सर क्या होता है, उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, इनकी उपस्थिति जो है वो कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है। इसलिए अक्सर कई देशों में नागरिक समाज या समूह या जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण को लेकर सचेत रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हमेशा इनका विरोध करते हैं। सुरक्षा का मुद्दा भी आज के समय में चिंता का एक विषय बन गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमें फ़ायदा भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी से हमें नुकसान भी हो जाता है। आप देखते हो कि जितना आसान आज के समय में टेक्नोलॉजी आने के कारण पैसा भेजना है, उतना ही ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड भी हो जाते हैं, यानी सुरक्षा को लेके भी खतरा है। आज कोई भी गूगल मैप के ज़रिए देश दुनिया भर के किसी भी क्षेत्र के हिस्से को देख सकता है, ठीक है? रेकी कर सकता है, जानकारी निकाल सकता है। तो उसके फ़ायदे भी हैं, उसका नुकसान भी है। तो सुरक्षा भी एक चिंता का विषय बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, बी पार्ट, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आपको पढ़ाया ना इस वीडियो में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। यही चीज़ें आपके पेपर में आएंगी, तो आप वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिए, समझिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।